हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल राइट टू एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो आपकी तैयारी को कितना बेहतर कर पाया है, इन सारी जानकारियों को आपके सामने रखेगा। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं इस सेशंस को। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और देखिए कि कितनी अभी आपकी तैयारी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए हो चुकी है और क्या-क्या कमियां रह गई हैं। इन सभी को आप एक डायरी में नोट करते हुए चलिए। कितना आपने सिलेबस कवर कर लिया है, कितने प्रश्नों की आपने अभ्यास कर लिए हैं और उनमें कौन से टॉपिक में आपको कमी महसूस हो रही है, उसे आप अपना बेहतर कर अपनी तैयारी को एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, या जो भी कमियां उसमें रहेगी सुधार करके आप अपनी सफलता को पा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो आपके सबके सामने रहा ये पहला प्रश्न कि भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है इल्बर्ट प्रस्ताव 1883, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1861, रिपन प्रस्ताव 1882 या स्थानीय निकाय अधिनियम 1885। तो साथियों, आप इन चारों ऑप्शंस को गौर से देखिए। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है, जो चलिए हम ये ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इल्बर्ट प्रस्ताव। तो ये 1883 में आया था। ये एक न्यायालय से संबंधित था कि जो भारतीय लोगों के भारतीय जज हैं, वो जो अंग्रेज लोग हैं उनके लिए भी न्याय कर सकते हैं। जो भारतीय जज थे उनको ये अधिकार इसके माध्यम से दिया गया था कि वह अंग्रेजों के खिलाफ भी अपना जजमेंट सुना सकते हैं, जिसका काफी विरोध हुआ था और उसके कारण ही हरिपन जी को इस्तीफा भी देना पड़ा था। हमारा जो भारत शासन अधिनियम है, सबसे पहले जो मंत्रिमंडल को पोर्टफोलियो मिलता है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा जो प्रावधान किया गया, वो 1861 में आया और अध्यादेश जो जारी करने का प्रावधान है वह भी 1861 में आया। तो हमारा तो तीसरा ऑप्शन है रिपन प्रस्ताव, जो हमारा सही ऑप्शन है। रिपन प्रस्ताव है। रिपन प्रस्ताव में आप देखेंगे कि रिपन प्रस्ताव 1882 में जो आया, जिसे भारतीय शासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इस प्रस्ताव को लॉर्ड रिपन ने 1882 में प्रस्तुत किया था, जो भारत में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था की जननी कही जाती है, या इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1882 रिपन प्रस्ताव के माध्यम से ही 1885 में स्थानीय निकाय अधिनियम बनाया गया और इसी अधिनियम के माध्यम से भारत देश जैसे देश में इस पंचायती राज यानी गांव में या स्थानीय निकायों में जैसे नगर पालिका, आज सभी क्षेत्रों में लोगों का ध्यान जा सका। तो चलिए अब बढ़ते हैं। आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिपन प्रस्ताव 1882। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में गांव की पंचायतों को स्थानीय कार्यों व मामलों से जोड़ने की वकालत किस समिति या आयोग ने की थी। हमारा ऑप्शन ए है रॉयल कमीशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी सैंडलर आयोग। तो साथियों, जो इसका सही उत्तर होगा वह हमारा होगा रॉयल कमीशन। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन का गठन 1907 में किया गया था। इसका गठन जो किया गया था वो 1907 में किया गया था और जो इस कमेटी ने 2 साल तक काम किया और 2 साल काम करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट 1909 में सरकार के सामने रखी और उन्होंने यह वकालत की कि अगर गांव के जो विकास कार्य हैं या उनके जो स्थानीय कार्य हैं या वहां पर जो न्यायिक जो कार्य हैं, उनको अगर अगर उनकी पंचायतों को इससे जोड़ दिया जाए, जो गांव की पंचायतें जिन्हें हम थोड़ी स्वायत्तता प्रदान किए हैं, अगर उनको ये सारे काम दे दिए जाएं, जैसे रोड बनाना हुआ, नाली बनानी हुई, या कोई मान लीजिए छोटा मोटा झगड़े का मामला है, जमीनी विवाद है, उन सब के निपटान का अगर कार्य हम गांव की पंचायतों को दे दें, तो यह गांव की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा प्रस्ताव रॉयल कमीशन ने 1909 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके दी। तो आप समझ गए होंगे, रॉयल कमीशन का गठन 1907 में हुआ और इन्होंने अपना प्रस्ताव रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया वो 1909 में प्रस्तुत किया। साइमन कमीशन आप लोग जानते होंगे, और अशोक मेहता समिति जो हम आगे समितियों में पढ़ने वाले हैं, शैडनर आयोग एक विश्वविद्यालय आयोग था। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को किस अधिनियम के तहत
अहस्तांतरित विषय अर्थात प्रांतीय विधायिका इस पर कानून बना सकती है, बना दिया। हमारे ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1833। तो साथियों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। सबसे पहले हम जानते हैं अहस्तांतरित विषय क्या होता है। यानी कि 1909 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, उनमें प्रावधान किया गया था। उनमें प्रांतों में द्वैध व्यवस्था लागू कर दी गई थी और वहीं पर स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विधायिकाओं को सौंप दिया गया था कि वह उस पर अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। तो साथियों आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहता हूँ कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही कई प्रांतों ने जैसे बंगाल हुआ, संयुक्त प्रांत हुआ, इनमें 1920 में एक मतलब ग्राम स्वशासन अधिनियम बनाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश की अगर हम स्पेशली बात करें तो यह पहला कोई अधिनियम था जो गांव के लिए बनाई गई हो या गांव की संरचना को डिफाइन करने के लिए पहला शासन अधिनियम बना वह था संयुक्त प्रांत शासन अधिनियम 1920। तो हमें याद रखना है 1920 में पहला संयुक्त प्रांत शासन अधिनियम आया जिसका आधार था भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ तक हमारी आप बात समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमें आप लोग बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पंचायत लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है, उपरोक्त कथन किसका है। हमारे ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। तो साथियों 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन करते हुए या जो ग्राम पंचायतों नागौर जिले में जो पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो वहां की सभाओं को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा था कि पंचायत लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। तो साथियों आपको यह कथन याद हो गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस लाइन को वहां की सभा को संबोधित करते हुए कही थी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। तो साथियों हमारे ऑप्शन हैं मॉन्टेग्यू, ऑप्शन बी है चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है मिंटो, ऑप्शन डी है मैकाले। देखिए साथियों यह जो बात कही गई थी यह 1917 के आसपास कही गई थी और इस कथन को कहा था ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू ने। साथियों मॉन्टेग्यू उस समय हमारे यहाँ भारत सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, जबकि चेम्सफोर्ड वहाँ हमारे यहाँ वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया था या एक प्रारूप भेजा था या ड्राफ्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो इन लोगों ने कहा था उस समय हमारे देश में 1917 में ही हमारे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन होम रूल लीग का चालू कर दिया था। उसी से डरकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने एक सुधार प्रस्तुत किया भारतीय इस आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से कि ब्रिटिश सरकार की नीति है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका सही उत्तर है मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू ठीक है, इसका सही उत्तर है मॉन्टेग्यू। ठीक है, चेम्सफोर्ड नहीं लगाना है, इसका सही उत्तर है मॉन्टेग्यू, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित कर दिया। साथियों इससे पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि किस अधिनियम में अहस्तांतरित अधिनियम विषय के रूप में स्थानीय शासन को बनाया का प्रावधान किया गया था, उसमें हमारा उत्तर 1919 होगा। चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर रहने वाला है। तो हमारे इसके ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं
किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, या सी है भारत सरकार अधिनियम 1909, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। साथियों, अब आपके मन में एक दुविधा का प्रश्न हो रहा होगा कि प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार तो 1919 में सर ने बताया था, यहाँ पर 1935 बता रहे हैं। तो इसका जो इसका जो रीजन है साथियों, तो आपको बताना चाहते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो कानून बनाने का प्रावधान किया गया था, जो विषयों का बंटवारा किया गया था, वह 3 प्रकार से किया गया था। सबसे पहला केंद्र का विषय था, दूसरा था राज्य सूची का विषय और तीसरा था समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची का विषय था, उनमें केवल केंद्र सरकार यानी उस समय जो अंग्रेज सरकार थी, वह उस पर कानून बना सकती थी। और जो राज्य सूची का विषय था, उस पर उस संबंधित राज्य की जो सरकार थी, उस समय चुनाव जो हुए थे, जिनमें कांग्रेस लगभग 8 राज्यों में अपना सरकार बना चुकी थी, तो उन सरकारों को अलाउ कर दिया गया था कि आप इस पर कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात पूछ रहा है, प्रांतीय विषय या प्रांतीय सूची का विषय घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले 1935 के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज को प्रांतीय विषय बना दिया गया था, यानी राज्यों को सौंप दिया गया था कि जैसा ही आपको कानून बनाना है, आप बनाइए। तो साथियों, और यही वर्तमान समय में भारत देश जब हमारा आज़ाद हुआ और जब हमारा संविधान बना, तो संविधान सभा ने यहीं से लेकर के स्थानीय स्वशासन को यहीं से लेकर के स्थानीय स्वशासन को राज्य विषय का दर्जा दे दिया है। तो वर्तमान में जो हमारी पंचायत व्यवस्थाएं हैं, यह राज्य सूची का विषय है, यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से डिटेल में क्लियर कर दूंगा। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज संस्थाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे ऑप्शन ए हैं शक्तियों के केंद्रीयकरण का, ऑप्शन बी है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन सी है ग्रामवासियों के बीच भेदभाव की, या डी है ग्रामीण प्रतिद्वंदिता बढ़ाने का। साथियों, पंचायती राज व्यवस्थाएं तो मूलतः लाई गई थी शक्तियों के बंटवारे के लिए, जिसे हम शुद्ध भाषा में अगर यूं कहें या एक संवैधानिक भाषा बोलें तो उसे हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा शक्तियों के विकेंद्रीकरण के, अर्थात शक्तियों के बंटवारे के। तो पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः ऐसी शक्तियों को प्रेजेंट करती हैं जहां पर अधिकारों का बंटवारा होता है। कोई एक व्यक्ति बहुत पावरफुल होकर सारे फैसले नहीं ले सकता है, बल्कि शक्तियों का समान रूप से लोगों में बंटवारा होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा शक्तियों के विकेंद्रीकरण का। अगले प्रश्न पर चलें, इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर लिखकर बताइए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत देश में किसने किया था? ठीक है, तो इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन की दिशा में आवश्यक कदम उठाए? ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन 1909, ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन 1919, या ऑप्शन डी है बनारस अधिवेशन 1907। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1909। साथियों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में आयोजित लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया और उन्होंने सरकार से एक मांग की कि अब समय आ गया है कि आप स्थानीय सुशासन में सबसे पहले निर्वाचित सरकार चुने जाने की व्यवस्था कीजिए और उसके साथ साथ अब प्रत्येक स्थानीय स्वशासन को आप फंड की व्यवस्था कीजिए, यानी कि उन्हें अनुदान के रूप में सहयोग दीजिए ताकि वह अपने गांव के विकास कार्य को खुद से करा सकें, उनमें उनकी सहभागिता बढ़ सके। तो इस प्रकार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1909 में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की गई। इससे पहले क्या होता था 1909 में इस मांग क्यों उठी थी? क्योंकि उस समय जो अंग्रेज सरकार थी वह अपने अधिकारी अपने आदमियों को जो उनके चहेते थे उनको
ऐसा मनोनीत कर देती थी। उस समय तक कोई चुनाव साथियों नहीं होता था। तो इसलिए कांग्रेस ने यह मांग की कि अब स्थानीय स्वशासन में जो भी सरकारें चुनी जाएँ, वह निर्वाचित हुए जाएँ, उनकी चुनाव किए जाए, ना कि मनोनयन के द्वारा किया जाए। तो कांग्रेस ने सबसे पहली मांग उठाई, हालाँकि इस मांग को सरकार ने नहीं माना था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र हैं? हमारे ऑप्शन ए हैं चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन बी है बर्क, ऑप्शन सी है मिल या ऑप्शन डी है कनिंघम। साथियों, इसका सही उत्तर होने वाला है, एक गेस आपको देता हूं कि यह हमारे भारत देश में 1835-36 में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर चुके थे। तो ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल के रूप में 1835-36 में काम करने वाले चार्ल्स मेटाकॉफ ने इस प्रोक्त लाइन को कहा था। वह भारत देश की जो ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण परंपराएं हैं या परंपरागत पंचायतें थी, उनसे बहुत प्रभावित हुए और कहा कि भारत की जो स्थानीय सुशासन है, वह एक छोटा लघु गणतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स मेटाकॉफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसकी सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को नीति निषेध तत्व में शामिल किया गया? साथियों, जब हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ, चलिए पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन ए है कन्हैया लाल मुंशी, ऑप्शन बी है के संथानम, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आप अपने दिमाग में सोचकर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तब तक मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। तो 2 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो उस संविधान सभा में कुछ गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, तो वहीं अम्बेडकर जैसे एक कह सकते हैं कि अम्बेडकर जी जैसे एक विधि विशेषज्ञ थे, जो गांव की समस्याओं को, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सभी चीजों को बहुत बारीकियों से अध्ययन कर रहे थे। तो जब गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, वह ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए, संविधान में जगह देने के लिए अपनी मांग कर रहे थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर जी कह रहे थे कि नहीं, इसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है, हम बाद में इस पर कानून बना सकते हैं। तो जब दोनों में टकराव की स्थिति हुई, तो इसका सलूशन यह निकाला गया। के संथानम जी उस समय संविधान समिति के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे के संथानम जी। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना इसे हम संविधान के भाग 4 में रख दिया जाए, जो कि नीति निषेध तत्व के रूप में कार्य कर रहा है। साथियों, आपको पता होगा कि नीति निषेध तत्वों को लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर वह चाहे तो इस पर कानून बनाकर इसे लागू करे अथवा ना करे, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए के संथानम जी की सिफारिश पर ग्राम पंचायत को अनुच्छेद 40 के तहत नीति निषेध तत्व में शामिल कर दिया गया। तो इसके सही आंसर आपको पता चल गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण लोगों में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये तो मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन बी है भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। ये तो ऐसा कुछ नहीं है। देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है। ठीक है। विकेंद्रीकरण से सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। तो साथियों, जो गांधीवादी दर्शन था, वह मुख्यतः अर्थ पर नहीं आधारित था, सांप्रदायिकता वगैरह पर नहीं आधारित था। मुख्यतः गांधी जी का यह उद्देश्य था कि अगर शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, तो उससे गांव के विकास में भागीदारी बढ़ेगी। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर गांव में लोकतंत्र होगा, तो वहां रामराज्य स्थापित हो सकता है। तो गांधी जी ने समर्थन देते हुए उनका जो सही कारण था कि लोगों की भागीदारी को अधिक से अधिक सुनिश्चित करना। तो हमारा ऑप्शन ए होगा कि विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई? देखिए साथियों, 1793 इसका सही आंसर होगा। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1687, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी है 1842, तो ऑप्शन डी है 1792। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1793।
यहाँ चार्टर एक्ट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन को मान्यता देने का एक छोटा सा प्रयास किया था, जो काफी हद तक असफल रहा, उसकी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। परंतु एक स्थानीय स्वायत्त शासन के विषय में सोचा जाना कि जो नींव पड़ी थी, एक जो बीज पड़ा था, जो बीज में बाद में प्रस्फुटित होकर आज पूरे गांव-गांव में अपना एक वट वृक्ष के रूप में समस्त पंचायतें काम कर रही हैं, तो वहां का बीज इसी अधिनियम के तहत पड़ा था। तो चार्टर्ड एक्ट 1793 के तहत सबसे पहले स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना को मान्यता प्रदान की गई। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्यायोजित प्राधिकार, ऑप्शन बी उच्च प्राधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र प्राधिकार, ऑप्शन डी समकक्ष प्राधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही यूनिक प्रश्न है। इससे पहले आपने इस प्रश्न को नहीं देखा होगा, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रखिए, क्योंकि आयोग अपने प्रश्नों के स्तर को बढ़ा रहा है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए प्रत्यायोजित प्राधिकार। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यह प्रत्यायोजित प्राधिकार क्या होता है? तो साथियों, राज्य सरकार अपने यहाँ की ग्राम पंचायतों को जो अधिकार देते हैं कि आप इस विषय पर अपने यहाँ के लिए स्वयं से विकास योजनाएं बनाइए, कार्य योजनाएं बनाइए और अपने विकास में खुद को आप इन्वॉल्व करिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। तो ऐसे जो अधिकार दिए जाते हैं उसे हम प्रत्यायोजित प्राधिकार का के रूप में जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि राज्य सरकार स्थानीय को प्रत्यायोजित प्राधिकार के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि आप लोग अपने यहाँ का विकास स्वयं से सुनिश्चित करें। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यायोजित प्राधिकार। अगला प्रश्न है, चोल काल में कितनी प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो चोल काल का जो उत्तरेतर अभिलेख था उसमें 3 प्रकार के हमें सभाएं देखने को मिलती हैं। 3 प्रकार की सभाओं का, जिसे उर सभा और नगरम के नाम से हम जानते हैं। तो चोल काल में 3 प्रकार की सभाओं को देखने को मिलता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, ग्रामीण सामुदायिक संगठन का उल्लेख प्राचीन काल के किस स्मृति में मिलता है? हमारा ऑप्शन है, ए है मनुस्मृति में, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति में, ऑप्शन सी नारद स्मृति में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में इसका सही उत्तर रहने वाला है, क्योंकि मनुस्मृति में भी, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी, नारद स्मृति में भी ग्रामीण सामुदायिक संगठन, जो उस समय एक गांव के एक छोटे छोटे कबीले के रूप में लोग कार्य करते थे, तो वहां इन तीनों स्मृतियों से ग्रामीण सामुदायिक संगठन का उल्लेख मिलता है। और हमारे देश, यूं ही नहीं कहा जाता कि भारत देश ही स्थानीय स्वशासन की जननी है। पंचायती राज व्यवस्थाओं की अगर कोई जननी है तो हमारा प्यारा भारत देश है। तो साथियों, आपने इन 16 प्रश्नों को किया और इन 16 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही रहे, कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको किस टॉपिक में समस्या आ रही है, आपको कहाँ समस्या आ रही है पढ़ने में, किस टॉपिक पे समस्या आ रही है, इन सभी में अगर समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इससे रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर 888840031515 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आप इस पर कांटेक्ट करके हमसे संपर्क साध सकते हैं और हम आपके लिए एक बेहतरीन नोट्स तैयार किए हुए हैं और नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से पढ़कर आप यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि आप में 15 प्रश्न में से अधिकतर प्रश्न आपके सही गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हुए और कहाँ कमी आ रही है। अपनी कमी को देखिए, जांचिए, उसे सुधार करिए और अपनी सफलता को निश्चित करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।